हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन पढ़ रहे हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 11 है, ध्यान से पढ़िएगा। और आज मैं आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप्स में लेके जाऊंगा। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो बताया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। आज मैं इसके टाइप्स में आ रहा हूँ, कितने तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। एग्जाम में इससे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं आएगा कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं उसे एक्सप्लेन करो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स को डिटेल में समझने की जरूरत है, ठीक है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। तो अब मैं आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स में आ रहा हूं, ठीक है। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, आप लोग हेडिंग लगा दीजिए, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक है आपका SN1 रिएक्शन, एक है आपका SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को कहा जाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। और SN2 रिएक्शन को कहा जाता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नाम में इसे ज़्यादा आप कुछ पता भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, इसलिए शॉर्ट में इसको SN1, यूनी के लिए 1, ऐसे भी यूनी मतलब होता है 1, और बाई के लिए हम लोग 2 यूज़ करते हैं। अब ये SN1 SN2 रिएक्शन है क्या, मैं आपको इसको डिटेल में समझा रहा हूँ। पहले आप लोग दोनों टाइप्स को एक जगह लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं SN1 रिएक्शन में आऊँगा, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं पहले SN1 रिएक्शन को पूरा डिटेल में समझा देता हूं, उसके बाद मैं SN2 रिएक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखिए, मैं पहले आपको एक जनरलाइज्ड वे में SN1 SN2 समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद मैं इस रिएक्शन को बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लिए कोई आदमी किसी चेयर पे बैठा हुआ है। ये मान लीजिए एक चेयर है, इस चेयर पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये चेयर पे एक आदमी बैठा हुआ है, एक दूसरा आदमी आया और वो कह रहा है कि इस आदमी की जगह पे मैं यहाँ पे बैठूंगा। मतलब आप समझ रहे होंगे, दिस इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो तरीके से हो सकता है। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या है? फर्स्ट तरीका मैं आपको पहले डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी को मैं रिएक्शन में इसे अप्लाई कर दूंगा तो समझने में थोड़ा आसान होगा आपके लिए, ठीक है। देखिए, ये आदमी इस आदमी को हटा के इस चेयर पे बैठना चाहता है, ठीक है। एक्चुअल में ये खड़ा है लेकिन इसमें समय ये बैठना चाहता है, ठीक है। ये यहाँ आता है और इसे बोलता है कि तुम यहाँ से पहले हटो, ठीक है, मैं यहाँ बैठूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट में ये क्या करेगा, जब इसे यहाँ बैठना है इस जगह पे, तो ये फर्स्ट में यहाँ से हटेगा, ठीक है। पहले स्टेप में ये आदमी को यहाँ से हटना होगा। मतलब ये आदमी यहाँ से, पहले आप देख रहे हैं डायग्राम, ये आदमी यहाँ से हट गया, ठीक, और आ गया यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया आपका नंबर 1 स्टेप, ठीक। दूसरे स्टेप में जैसे ये यहाँ हटा, दूसरे स्टेप में ये आदमी यहाँ करके बैठ जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप में चेयर पे वो आदमी बैठा हुआ था और वो जब आया तो ये चेयर छोड़ के हट गया, मतलब चेयर हो गया आपका खाली। चेयर जब खाली हो गया तो उस खाली चेयर पे दूसरा आदमी जाकर के बैठ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ कितने स्टेप शामिल हुए? 2 स्टेप शामिल हुए, ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट तरीका इसे सब्स्टिट्यूट करने का। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए इस आदमी एक चेयर पे बैठा हुआ है और ये आदमी इस चेयर पे बैठना चाहता है, ठीक है। ये इसे बोल रहा है यहाँ से हट जाओ, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं नहीं हटूंगा, मैं यहीं बैठूंगा, ठीक है। तो इस आदमी को क्या करना होगा? अगर इस आदमी को यहाँ से हटाना है तो इस आदमी को ज़बरदस्ती इस चेयर पे अपना अधिकार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये हट तो नहीं रहा है, चेयर खाली नहीं हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इसके रहते इस चेयर पे यहाँ बैठने की कोशिश करेगा। मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जब इस चेयर पे दोनों आदमी एक साथ बैठा हुआ होगा, ठीक है। मतलब ये खाली नहीं हुआ, चेयर खाली नहीं हुआ, बस ये आया और इस चेयर पे ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया। अब इस आदमी को होने लग गया दिक्कत, क्योंकि ये इसके साथ आके बैठ गया है, तो ये मजबूरी में आकर के लास्ट में अपना ये चेयर को हटा देगा, ठीक है। अपने खुद से अपने आप को चेयर से हटा देगा, मतलब खुद अलग हो गया, चेयर अलग हो गया। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप हुआ जिसमें वो आदमी आया और उस आदमी को हटा के चला गया। मतलब सिर्फ एक स्टेप में वो आदमी आया, चेयर पे बैठा, तो दूसरा आदमी को जब दिक्कत होने लग गया तो उस चेयर से वो बाहर निकल गया, ठीक। मतलब 1 स्टेप। जबकि पहले वाले में क्या हुआ था, जब वो आदमी आया तो चेयर वो निकल गया, चेयर खाली हो गया और तब जाकर के वो बैठ गया। और सेकंड बार में क्या हुआ, नया आदमी आया, पुराना आदमी सोचा कि मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, वो वहीं पे बैठा हुआ है, तो दूसरा आदमी को लग गया कि ये यहाँ से हटेगा नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ ज़बरदस्ती,
और जब वो ज़बरदस्ती बैठ गया तो लगने लग गया फर्स्ट आदमी को दिक्कत, तो वो वहाँ से निकल गया और वो चेयर पे बैठ गया। यानी कि पहले वाले में आपको 2 स्टेप्स मिले होंगे और दूसरे वाले में आपको सिर्फ 1 स्टेप मिला होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इसको जब समझा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं SN1 और SN2 रिएक्शन लिखा हूँ तो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि 1 वाले में मैंने जब 1 लिखा है तो उसमें 1 स्टेप हो रहा होगा और 2 वाले में 2 स्टेप हो रहा होगा। जरूर आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको गलत लग रहा है, ये जस्ट रिवर्स है। यानी कि SN1 में जो मैंने आपको फर्स्ट बात बताया वो SN1 में लगता है और जो मैंने आपको सेकंड बात बताया वो SN2 हुआ। यानी कि SN1 में 2 स्टेप्स होते हैं और SN2 में ओनली 1 स्टेप होते हैं, ठीक है। इसे मैं जनरलाइज्ड वे में बताया था, अब मैं इसे रिएक्शन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं एक हेलो एल्केन लेता हूँ, ठीक है। ये है आपका एक हेलो एल्केन, नॉर्मल एक हेलो एल्केन है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे X लगा हुआ है, ठीक है। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या जानते हैं? हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जानते हैं कि इस पर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये X हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाएगा, CH3 CH3 CH3, यहाँ आ गया न्यूक्लियोफाइल और X माइनस ये हट गया, ठीक है। क्लियर? अच्छा, ये आपको पता है ये कितना डिग्री हेलो एल्केन है? तो ऑब्वियसली पता होगा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए 3 डिग्री हेलो एल्केन है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इसमें स्पेशल क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल आया, X को हटाया, ये तो हम लोग पहले से ही जान रहे थे। लेकिन अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था, मैकेनिज्म वो किसी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो मैकेनिज्म के जरिए हम लोग उस रिएक्शन में होने वाले सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं, उस रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं SN1 रिएक्शन आपको समझा रहा हूं, तो इसके मैकेनिज्म में मैं आता हूं और मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया तो मैं सारे पॉइंट्स को, SN1 रिएक्शन के सारे पॉइंट्स को इंक्लूडिंग इट्स डेफिनेशन, मैंने अभी तक इसका डेफिनेशन अभी आपको नहीं बताया है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 2, ठीक है। वही आपको पहला वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था उसी से आप कोरिलेट कीजिएगा तो बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। 2 स्टेप होते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है, देखिए ये समझ लीजिए वो चेयर है, देखिए ये वो आदमी जो इस चेयर पे बैठा हुआ था और ये है आपका दूसरा आदमी जिसे इस जगह पे बैठना है, ठीक। तो ये इसमें क्या होगा, पहले स्टेप में जो पुराना आदमी था जो चेयर पे बैठा हुआ है ये हट जाएगा और चेयर हो जाएगा आपका खाली, और उस खाली चेयर पे जो नया वाला आदमी है वो अटैक करेगा। समझ में आया? अब आप इसे शायद कोरिलेट कर लिए होंगे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उससे, ठीक है। तो मैं पहले स्टेप में जो पुराना आदमी जो इस चेयर पे बैठा हुआ था इसे मैं यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ से इसको कैसे हटाना है, तो हेलोजन क्या होगा, बॉन्ड छोड़ के बाहर निकलेगा, ठीक है। देखिए बॉन्ड छोड़ के का मतलब क्या होता है, जब कोई एटम बॉन्ड तोड़ता है तो 2 तरीके से बॉन्ड तोड़ सकता है। पहला, ये अपना बॉन्ड को छोड़ के निकले या ये अपना बॉन्ड को लेके निकले, ठीक है। जब ये अपना बॉन्ड को छोड़ के निकलेगा मतलब कुछ ऐसे, मान लीजिए अगर हेलोजन ऐसे निकलता है तो इस हेलोजन पे होता है प्लस चार्ज, और जब कोई एटम बॉन्ड लेके निकलता है तो इस हेलोजन पे होता है माइनस चार्ज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मैं NU माइनस को X माइनस की जगह रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये X माइनस के फॉर्म में निकले, यानी कि X माइनस के फॉर्म में निकले मतलब ये बॉन्ड लेके निकले या बॉन्ड छोड़ के निकले, ये बॉन्ड लेके निकले, ठीक है। इसलिए मैंने बॉन्ड लेके इसे निकाला है, ठीक है। जैसे ये X बॉन्ड लेके निकलेगा कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और हेलोजन X पे आ जाएगा माइनस चार्ज। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब पहले क्या हुआ, ये चेयर था, ये पुराना आदमी चेयर को छोड़ के निकल गया, चेयर हो गया आपका खाली। इस स्पीसीज को कहा जाता है कार्बोकेटायन। क्या कहा जाता है? कार्बोकेटायन। अब आते हैं स्टेप्स नंबर 2 में। स्टेप 2 में क्या होगा देखिएगा, ये जो आपका कार्बोकेटायन बना है इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। किस चीज का अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा तो सवाल है ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन पे अटैक कहाँ से करता है, सामने से करता है या पीछे से करता है या नीचे से करता है। तो देखिए ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और प्लेनर स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोफाइल जो है सामने या पीछे कहीं से भी अटैक कर सकता है, मतलब इस साइड से या उल्टा साइड से। तो मैं आपको दोनों साइड से इस NU को अटैक करके दिखा रहा हूँ। ये आपका NU एक बार सामने से अटैक किया और एक बार NU आपका पीछे से अटैक किया, ठीक है। हालांकि दोनों प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन ये दोनों, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये दोनों का स्पेशल नाम भी है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। देखिए मतलब फर्स्ट स्टेप में ये आदमी चेयर को छोड़ा, दूसरे स्टेप में चेयर जो खाली हो गया था उसमें नया आदमी आकर के अटैक कर गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? ये कितने स्टेप्स में हुआ? 2 स्टेप में हुआ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन भी नहीं बताया, एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। एक बात और, हेलोजन यहाँ राइट साइड है या लेफ्ट साइड है?
तो हेलोजन यहाँ राइट साइड है और मैंने यहाँ न्यूक्लियोफाइल को एक बार राइट में भी दिखाया है, एक बार लेफ्ट में भी दिखाया है। तो देखिए हेलोजन जिस साइड है उसी साइड अगर न्यूक्लियोफाइल को भी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब उसी साइड क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल को भी रख दिया, तो इसे कहा जाता है रिटेंशन। इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट को बोलेंगे रिटेंशन। और अगर हेलोजन राइट साइड है और न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड मैंने लिखा है, इसलिए इसे कहा जाता है इन्वर्सन। क्या कहा जाता है? इन्वर्सन। इन्वर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। तो हेलोजन राइट, ये लेफ्ट है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? इन्वर्सन। हेलोजन राइट, न्यूक्लियोफाइल भी राइट है, इसलिए कहा जाता है रिटेंशन। रिटेन करना, कोई चीज को बना के रखना, रिटेन करना। तो राइट है तो राइट को ही रिटेन किया, इसलिए इसका नाम है रिटेंशन। ठीक है। तो SN1 रिएक्शन के स्टेप्स में कितने शामिल हुए? 2 स्टेप शामिल हुए। अब आप सवाल मन में बार बार आ रहा होगा, ठीक है सर मैंने SN1 रिएक्शन तो पढ़ लिया, लेकिन SN1 में 1 क्या बता रहा है आपका? ठीक है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 1 क्या बता रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स तो पढ़ लिया होगा, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए कि जब कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है तो उसे कौन सा रिएक्शन कहा जाता है? उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के वीडियोस में आपको बताया भी था। ठीक है। तो इसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। और जब आपका कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग करना हो, रेट लिखना हो, स्पीड लिखना हो, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लिखने के लिए हम लोग कौन सा स्टेप्स देखते थे? आप लोग में बहुत लोगों को शायद वीडियो को देखते समय पता चल रहा होगा, याद भी होगा, जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लिखना है तो हम लोग स्लोएस्ट स्टेप देखते हैं। जो स्टेप धीमा होता है उसी से रेट डिसाइड किया जाता है, स्पीड डिसाइड किया जाता है। तो सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि 2 स्टेप में हम कैसे समझेंगे कि कौन सा स्टेप धीरे है, कौन सा स्टेप स्पीड है? तो देखिए मैंने आपको यहां भी एक ट्रिक दिया था। जब भी किसी भी स्टेप में बॉन्ड का ब्रेकिंग हो, जहां बॉन्ड टूटे, वो समझ लीजिए वो कंफर्म है कि वो स्लो स्टेप हो रहा होगा। और यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो प्लस में माइनस का अटैक हो रहा है। और प्लस माइनस का अटैक तो चूहा बिल्ली वाला खेल होता है, बहुत तेज होता है। दैट मीन्स ये आपका हो गया फास्ट स्टेप। ठीक है। और ये आपका रिवर्सिबल भी होता है। ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। मतलब अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखें तो रेट इस स्टेप को देख के नहीं लिखा जाएगा, रेट इस स्टेप को लेके लिखा जाएगा। और रेट जब इस स्टेप को लेके लिखा जाएगा तो आप लोग गौर कीजिएगा, इस स्टेप में आपका हेलो अल्केन तो है, ये आपका क्या है? हेलो अल्केन ही तो था। लेकिन क्या फर्स्ट स्टेप में कहीं न्यूक्लियोफाइल आया है? नहीं। न्यूक्लियोफाइल का तो अटैक सेकंड स्टेप में हुआ है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का नामो निशान नहीं है। ठीक है। यानी कि जब इसका रेट लिखिएगा, रेट बराबर आप लोगों ने याद किया होगा, रेट लॉ में हम लोग लिखते हैं R = K, और जो आपका रिएक्टेंट होता है इसमें, तो रिएक्टेंट में इसका कौन है? हेलो अल्केन। और इसे जनरल वे में हम लोग लिखते हैं RX। क्या लिखते हैं? RX। क्या इसमें न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में आया है? नहीं आया है। और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, तो ये हो जाएगा इसका पावर 1। ठीक है। अब आप बताइए R = K, RX का पावर 1 है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपका सेकंड स्टेप में आया है, और सेकंड स्टेप आपका क्या है? फास्ट स्टेप। ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो इस रिएक्शन का अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ऑर्डर क्या होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी रेट लॉ में रिएक्टेंट के पावर को ही ऑर्डर कहा जाता है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 1, और 1 ऑर्डर के वजह से इस रिएक्शन का नाम है SN1। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि SN1 में 1 क्या है, तो 1 इस रिएक्शन का ऑर्डर है, ना कि स्टेप्स। ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको याद रखना है आपको। ठीक है। अब मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैंने पूरे किसी पॉइंट को पूरा डिटेल करने के बाद इसका डेफिनेशन पोर्शन में आया। तो देखिए इसका डेफिनेशन को मैं पहले हिंदी में बोल देता हूं, उसके बाद में इंग्लिश में बोलूंगा। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट सिर्फ हेलो अल्केन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, सिर्फ हेलो अल्केन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, और जिसका ऑर्डर 1 हो, उसे ही SN1 रिएक्शन कहते हैं। ये आपका हिंदी में डेफिनेशन हुआ। इंग्लिश में मैं लिखूंगा द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन whose rate depends on only the concentration of haloalkane, that is the order of reaction is 1, is called SN1 रिएक्शन। ठीक है। अब आपको SN1 रिएक्शन का डेफिनेशन मिल गया। वो लिखने के बाद आपको ये एग्जांपल लिखना है, उसके बाद आपको ये पॉइंट लिखना है। ठीक है। ये लिखने के बाद तब आपको लिखना है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में आप लोग एक लाइन यहां लिखेगा, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स।
इसमें 2 स्टेप सम्मिलित होते हैं, ठीक है, और दोनों स्टेप को आपको लिख लेना है, ठीक है, ये दोनों स्टेप को आपको साथ साथ लिख लेना है। तो SN1 का डेफिनेशन, फिर ये और ये दोनों स्टेप्स को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं आता हूं इसके फीचर्स में। इसके बाद हेडिंग डालिएगा फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के फीचर्स, और मैं साथ साथ आपको फीचर्स समझा रहा हूं और मैं यहां आपको शॉर्ट में लिख दूंगा, आपको लैंग्वेज में इसे लिख लेना है, ठीक है। पहला फीचर आप लिखिएगा, मैंने जो आपको समझाया वही फीचर है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा जो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फीचर नंबर 1 में लिखिएगा इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। फर्स्ट लिखिएगा इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट में 2 स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, आप लोग पूरा एक स्टेटमेंट बनाइएगा, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। नंबर 2 में लिखिएगा इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन बनता है ना, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। नंबर 3 में लिखिएगा आपको द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ठीक। फोर्थ पॉइंट भी लिखना होगा आपको, यहां आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का रिटेंशन भी हो रहा है, प्रोडक्ट का इन्वर्सन भी हो रहा है। तो फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा द रिटेंशन एंड इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। द रिटेंशन एंड इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। रिटेंशन एंड इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे मेन पॉइंट इसका पॉइंट नंबर 5 है, लिखिएगा द ऑर्डर ऑफ reactivity of haloalkane in SN1 reaction is 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो होगा 3, फिर 2, फिर 1। मतलब SN1 रिएक्शन सबसे अच्छा 3 डिग्री हेलोअल्केन में होगा, फिर 2 डिग्री हेलोअल्केन में होगा, तब आपका 1 डिग्री हेलोअल्केन में होगा। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने यहां एग्जांपल लिया तो 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं लिया, मैंने 3 डिग्री लिया। सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये 3 डिग्री हेलोअल्केन में ऐसा क्या है जो SN1 रिएक्शन सबसे स्पीड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैं यहां रीजन भी लिखाऊंगा, तो आपको पहले ये लिख करके यहां लिखेगा रीजन, ठीक है। मैं इसको रीजन को समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा रीजन क्या है इसका SN1 रिएक्शन का, ठीक है। देखिए रीजन आपका ये है कि जब मैंने 3 डिग्री हेलोअल्केन लिया था तो आप लोगों ने देखा होगा 3 डिग्री हेलोअल्केन लेने के बाद जो आपका कार्बोकेटायन बना ये भी आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन ही बना। ऑब्वियसली जब 3 डिग्री हेलोअल्केन होगा तो कार्बोकेटायन भी 3 डिग्री बनेगा, जब हेलोअल्केन 2 डिग्री होगा तो कार्बोकेटायन भी 2 डिग्री बनेगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन आप लोगों ने 11 क्लास में पढ़ा होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। देखिए कार्बोकेटायन का कैटेगरी होता है, ये है आपको कार्बोकेटायन 1 डिग्री, ये है आपका कार्बोकेटायन 2 डिग्री, और ये है आपका कार्बोकेटायन 3 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा कि ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये प्लस आई ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप? प्लस आई ग्रुप। अब बोलिएगा प्लस आई ग्रुप किसको कहते हैं? प्लस आई ग्रुप कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देता है, और माइनस आई कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। देने वाले को क्या बोलते हैं? प्लस आई, लेने वाले को क्या बोलते हैं? माइनस आई, ठीक है। इसे मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल ये जानिए कि प्लस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, और आपका जो ये मिथाइल या कोई भी अल्काइल होता है ये इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए एरो नीचे की तरफ होगा। इसे मैं लिख दिया प्लस आई। यहाँ पे कितने प्लस आई ग्रुप शामिल हैं? यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप शामिल है। और जब यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे कितने प्लस आई ग्रुप शामिल हैं? तो यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप शामिल है। 3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप है या कोई भी अल्काइल ग्रुप कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप। अब एक मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा और दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्लस का प्लस स्टेबिलिटी बढ़ाता है, माइनस का माइनस स्टेबिलिटी बढ़ाता है, लेकिन प्लस का माइनस और माइनस का प्लस स्टेबिलिटी घटाता है। प्लस का प्लस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस का माइनस स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, लेकिन प्लस का माइनस और माइनस का प्लस स्टेबिलिटी घटा देगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका प्लस आई ग्रुप है और ये भी आपका क्या है? प्लस, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। यहां पे ये प्लस है, प्लस आई ग्रुप कितना है? 2, यानी कि स्टेबिलिटी और बढ़ गया। यहां पे ये है प्लस और ग्रुप भी कितना लगा हुआ है? 3,
तो 3 प्लस आई ग्रुप होने की वजह से इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होगा, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन हुआ आपका, 3 डिग्री। ठीक है, अब सवाल आ रहा होगा स्टेबल होने से क्या होगा। देखिए, तो अब आपको बताइए कि जब 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है तो वो कब बना होगा, जब आप हेलो अल्केन भी कितना डिग्री लेंगे, 3 डिग्री। तो अगर ये लेंगे 3 डिग्री तो ये भी बनेगा 3 डिग्री, और ये है सबसे स्टेबल। और स्टेबल अगर ये है तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी ईजी होगा। देखिए, अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे अटैक करना है तो आप क्या चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट मूव करता रहे या स्टेबल रहे। मुझे अगर मान लीजिए इस हाथ पे मारना है तो मैं क्या चाहता हूं कि हाथ जब ये मूव करता रहेगा तब मुझे मारना आसान होगा, कि हाथ एक जगह स्थिर होगा तब ये मारना आसान होगा। ठीक है, तो देखिए जब हाथ स्थिर होगा तो इस पे अटैक करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हाथ स्थिर है तो अटैक करने में ईजी पड़ता है। मतलब ये अगर हाथ स्टेबल है तो अटैक करना आसान होता है। तो अगर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना भी आसान पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इजी। इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होने की वजह से 3 डिग्री हेलो अल्केन में SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। ठीक है, तो इसका रीजन आप क्या लिखिएगा मैं आपको बता देता हूं। लिखिएगा व्हेन 3 डिग्री हेलो अल्केन इज टेकन, व्हेन 3 डिग्री हेलो अल्केन इज टेकन, देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। ठीक है, फिर लिखिएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकैटायन is most stable due to presence of 3 electron releasing alkyl groups, due to presence of 3 electron releasing alkyl groups। ब्रैकेट में लिखिएगा प्लस आई ग्रुप, सो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्लस आई ग्रुप, ब्रैकेट बंद। सो द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस इजिली, so the attack of nucleophile takes place easily एंड द रिएक्शन, बस अटैक्स इजीली यहीं तक रहने दीजिएगा, क्योंकि आपने को ने रिएक्टिविटी तो पहले ही लिख दिया है कि इसका ऑर्डर ये है आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका रीजन SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन जो है सबसे फास्ट 3 डिग्री में क्यों होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका SN1 रिएक्शन। ठीक, अब मैं SN2 रिएक्शन बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा और इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक, देखिए SN2 रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। अब आपको SN2 रिएक्शन आसान हो जाएगा पढ़ने में, क्योंकि अगर SN1 समझ में आ जाता है तो SN2 लिखने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो नंबर 2 आप लोग को हेडिंग डालना है SN2 रिएक्शन। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, SN2 रिएक्शन के लिए फिर से आपको वैसा ही कुछ दिखा रहा हूँ, लेकिन इस बार आपको कुछ अंतर नज़र आ रहा होगा। अगर आप थोड़ा भी होशियारी लगाए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मैंने जो हेलोजन यहाँ लिया, हेलो अल्केन लिया है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये सिर्फ कोई भी अल्काइल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो भी इसे 1 डिग्री कहा जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं यहाँ 1 डिग्री हेलो अल्केन ले रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको थोड़ा कॉमन सेंस लग रहा होगा कि जब मैं 1 डिग्री ले रहा हूँ इसका मतलब जरूर ये ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी उल्टा होगा। ठीक है, आप लोग सही लग रहा है। ठीक है, बस अब देखिए खाली अंतर क्या होता है दोनों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपके दिमाग में SN1 SN2 बहुत ईजिली बैठ जाएगा। देखिए इसका मैं मैकेनिज्म में आता हूँ। इसका मैकेनिज्म में एक ही स्टेप होता है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में सिर्फ एक स्टेप होता है। देखिएगा, देखिए ये है आपका हेलो अल्केन। ठीक, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, ये है हेलो अल्केन, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है। देखिए ये जब न्यूक्लियोफाइल का, मैंने आपको क्या बताया था, इस बार जो पुराना आदमी होगा जो चेयर पे बैठा होगा वो उठना नहीं चाहता है, वो नहीं कहेगा मैं नहीं उठूंगा, मतलब चेयर आपका खाली होगा ही नहीं हो ताकि नया आदमी बैठ जाए। उस नए आदमी को, पुराने आदमी को उठाने के लिए चेयर पे जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस न्यूक्लियोफाइल को अगर X को हटाना है तो इस कुर्सी पे अटैक करना होगा इसके रहते। ठीक है, तो देखिए न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। सवाल है क्यों आगे से नहीं करेगा, क्योंकि आगे ऑलरेडी हेलोजन है। जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दोनों में लड़ाई हो जाएगा। इसको तो चेयर पे बैठना है ना, इस पर थोड़ी बैठना है। ठीक है, चेयर पे बैठना है, इसलिए पीछे से अटैक करेगा। जब ये पीछे से अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आएगा। देखिए कैसे स्ट्रक्चर आपका कैसा हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो गया स्ट्रक्चर में कुछ चेंज क्या हो गया, X आपका राइट साइड है, न्यूक्लियोफाइल आपका लेफ्ट साइड है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या है, यहां पर आने के बाद आपको लग रहा होगा यहाँ पे ये अपने क्या बना दिया सर, कार्बन 5 बॉन्ड कब से बनाने लग गए हैं, ये तो 5 बॉन्ड, ये बॉन्ड ही है। देखिए यहाँ पे ये कार्बन 1 2 3 4 5 बॉन्ड आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आप गौर से देखिएगा तो ये दोनों आपका पार्शियल बॉन्ड है, मतलब ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। ये बता रहा है कि एक तरफ CX का बॉन्ड टूट रहा है,
और एक तरफ NU और C का बॉन्ड बन रहा है। मतलब एक तरफ पुराना आदमी चेयर छोड़ रहा है और एक तरफ नया आदमी चेयर पे बैठना चाह रहा है। मतलब एक ऐसा स्टेट आया होगा जिसमें इस चेयर पे थोड़ा थोड़ा दोनों बैठा होगा। बहुत कम समय के लिए ये बनता है, इसलिए इसे ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब एक बदलाव की स्थिति। एक्चुअल में ये स्टेट एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है, हम लोग बस सुविधा के लिए इसे बना रहे हैं, इसीलिए इसे ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। और ये बनने के बाद जब आपको प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट को आपको कैसे दिखाना है वो देखिए। वापस प्रोडक्ट उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में आपका रिएक्टेंट था। देखिए ये और ये आपको सिमिलर नजर आ रहा होगा, बस अंतर ये लग रहा होगा कि यहाँ हेलोजन राइट साइड में है और यहाँ न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड में है, ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस लग रहा होगा, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट कुछ अलग ढंग का लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्बन का 5 बॉन्ड दिखाना था जो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों पार्शियल बॉन्ड है, इसलिए मैं इसे दिखा सकता हूँ। ये आपका कौन सा स्टेट कहलाता है? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये हो गया इसका मैकेनिज्म, बस एक ही स्टेप में हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप बहुत चालाकी कर रहे हैं, आप इसे ये 2 स्टेप, लेकिन आप इसे एक स्टेप बना रहे हैं। आप किए क्या है, ये दोनों को लिख करके एक प्रोडक्ट बना लिए और इसी में प्रोडक्ट को आप तोड़ के अलग कर दिए। मतलब 2 स्टेप को एक जगह लिख दिए और आप कह रहे हैं कि एक ही स्टेप है, ठीक है। आपका कहना सही है, एक शर्त पे ये 2 स्टेप माना जाता है। कब पता है? जब आपका ये ट्रांजिशन स्टेट ना होता। अगर मैं ये ब्रैकेट ना दूं, ये ब्रैकेट ट्रांजिशन स्टेट को एक्सप्लेन करता है। अगर ये ब्रैकेट ना दूं तो इसे क्या माना जाएगा मालूम है? इसे प्रोडक्ट माना जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट बनने, अगर ये प्रोडक्ट होता तब जरूर ये 2 स्टेप होता, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट है इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन मिलके एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट टूट करके 2 अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये 2 स्टेप होता। लेकिन मैंने ये कहा ये आपको कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है आपका? ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में दिखाया, ठीक। अब ये हो गया आपका। अच्छा, ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया। मैं इसके फीचर्स को जब लिखूंगा तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा इसका फीचर्स। इससे पहले मैं इस रिएक्शन का जब डेफिनेशन लिखना चाहता हूं तो मैं इसका रेट लिखूंगा। जब मैं इसका रेट लिखूंगा तो आप बताइए इसके मैकेनिज्म में एक स्टेप है या 2 स्टेप है? सिर्फ एक ही स्टेप है। और उस स्टेप में आपका हेलो अल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्टिसिपेट किया है। यानी कि जब मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो आपका सिर्फ हेलो अल्केन नहीं होगा बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी शामिल है। यानी कि इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, दैट इज इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लिखिएगा साथ साथ। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन whose rate depends on both the concentration of haloalkane and nucleophile, both the concentration of haloalkane and nucleophile, that is order of reaction is 2, is called SN2 reaction, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन, ठीक। वो डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसका मैकेनिज्म लिख लीजिए, ठीक, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसके फीचर्स में आता हूं। देखिए इसका फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ SN2 रिएक्शन। आप लोग साथ साथ खुद बता सकते हैं इसका फीचर। पहले ये बताइए कि इसमें एक स्टेप है या 2 स्टेप है? तो एक स्टेप है, लिखिएगा इट इन्वॉल्व्स ओनली 1 स्टेप, इट इन्वॉल्व्स ओनली 1 स्टेप। दूसरा, क्या इसमें कहीं कार्बोकेटायन बन रहा है, कहीं कार्बन पे प्लस चार्ज हो रहा है, क्या इसमें चेयर कहीं खाली हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए लिखिएगा इट डज नॉट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इसमें कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है, ठीक। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है? 2। लिखिएगा इट्स ऑर्डर इज 2। पॉइंट नंबर 3 भी हो गया, डिफरेंस भी हो रहा है दोनों में। चौथा में आप ये बताइए क्या इसमें प्रोडक्ट का इन्वर्सन हो रहा है या रिटेंशन हो रहा है? दिमाग से सोचिए, यहां हेलोजन किस साइड है? राइट, और यहां न्यूक्लियोफाइल किस साइड आया? लेफ्ट। यानी कि यहां सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? इन्वर्सन हो रहा है, रिटेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां लिखिएगा द इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, द इन्वर्सन ऑफ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस ओनली, ठीक है, ये हो गया। और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा उसका होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1 डिग्री, 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा सर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1, 2 डिग्री आपने क्यों लिखा? उसका 3, 2, 1 था इसलिए इसका 1, 2, 3 लिख दिया क्या? ऐसा नहीं है, इसका भी रीजन है। मैं इसका रीजन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर क्या है, इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये 1 डिग्री अगर है, इसके जगह ये 2 डिग्री रहता और यहां पे मैं मान ले रहा हूं ये 3 डिग्री है आपका, ठीक है। अब देखिए बहुत इजी समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को यहां भी अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को यहां भी अटैक करना है, यहां पे इस कार्बन पे अटैक करना है, यहां पे इस कार्बन पे अटैक करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा, आप खुद सोचिएगा,
इसको यहाँ तो कार्बोकैटायन बनना नहीं है, जो आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन देखिएगा इसके पहले वाले की तरह, यहाँ पे तो कार्बोकैटायन बनना नहीं है, यहाँ तो उस आदमी के रहते दूसरा आदमी अटैक कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा आप सिंपल बताइए, मान लिए इस कार्बन पे इसको अटैक करना है, ठीक है, तो सबसे आसान से अटैक किसमें होगा? तो सबसे आसान से अटैक उसमें होगा जिसमें भीड़ भाड़ कम हो। देखिए यहाँ हाइड्रोजन एक बच्चा जैसा है, ठीक है, यहाँ पे अटैक करना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, जबकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के आ जाने से थोड़ा दिख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यहाँ क्राउडिंग आ गया, भीड़ भाड़ आ गया, इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल को इस कारण पे अटैक करने में दिक्कत आ जाएगा। और यहाँ पे तो लग रहा है कि बाप रे बाप, यहाँ तो गजब का भीड़ भाड़ है। आप लोग बताइए भीड़ भाड़ में चोरी करना आसान होता है कि खाली जगह पे? तो ऑब्वियसली खाली जगह पे चोरी करना आसान होता है, यहाँ तो भीड़ भाड़ है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होता है। इस भीड़ भाड़ को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहा जाता है स्टेरिक हिंडरेंस। क्या कहा जाता है? स्टेरिक हिंडरेंस, ठीक है। तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, और इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्राउडिंग भी बोल सकते हैं। मतलब ये कि 1 डिग्री में क्राउडिंग सबसे कम है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को आसानी से अटैक करेगा। 2 डिग्री में क्राउडिंग ज़्यादा हो जाता है और 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को इसी पर अटैक करने में दिक्कत होता है। और जब यहाँ अटैक करने में दिक्कत होगा तो रिएक्शन भी तो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रीजन आप लोग क्या लिखिएगा? सिंपल लिखिएगा। और एक बात, इसे अल्काइल ग्रुप को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है बल्की ग्रुप। बल्की मतलब होता है बड़ा ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोजन बहुत छोटा ग्रुप है, इसे बल्की नहीं कहा जाता है, जबकि अल्काइल ग्रुप को क्या कहा जाता है? बल्की ग्रुप। तो आप इसके रीजन में लिखिएगा, आप यहाँ रीजन डाल लीजिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ बल्की अल्काइल ग्रुप्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ बल्की अल्काइल ग्रुप्स, difficult is the attack of nucleophile, difficult is the attack of nucleophile and lesser will be the reactivity, and lesser will be the reactivity। बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसके फीचर्स को भी एक्सप्लेन कर दिया, कुछ बातें बोल करके, कुछ बातें समझा करके, ठीक है। एंड एक लाइन और लिखिएगा, सॉरी, इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंडरेंस, दिस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंडर, हिंडर मतलब होता है रोकना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस और क्राउडिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजन। तो मैंने आपको इस वीडियो में SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के को पूरी मतलब बारीकी से एक्सप्लेन किया है, उनके SN1 SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है, उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आप इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं इसके क्वेश्चंस को अगले वीडियो में बताऊंगा आपको इस लेक्चर से मेनली 2 क्वेश्चन उठता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को लेकर के, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है आपके एग्जाम में। ऐसा आपको अगर कोई पूछ दे कि SN1 में बताओ 1 क्या है, तो आप बोलिएगा ऑर्डर, ना कि स्टेप्स। SN2 में 2 क्या है? ऑर्डर नहीं है, स्टेप्स नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो इसे आप बढ़िया से नोट कीजिएगा और इसे क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।